सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, अचानक से कराची का मौसम बदल गया। तेज़ आंधी के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कई घरों की छतें उड़ गईं। इस तरह की भी जो है वो इत्तलात मौसूल हुई। क्या वजह है ये? क्या वही तूफ़ान है ताउते जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या कुछ उसके असरात हैं? कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। डीजी मैट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो ताउते जो तूफ़ान जिसकी बात की जा रही थी और आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई, तो आपने कहा कि कोई ख़तरा नहीं है इससे पाकिस्तान को, कि कुछ असरात इसके महसूस किए जा रहे हैं ये आंधी जो आई है? जी देखिए, जो बात हुई थी तूफान के डायरेक्ट टकराने के खतरा हम कह रहे थे कि नहीं है, लेकिन उसमें मुसलसल हर 10 बुलेटिन हमने इशू किए हैं, तो 9 बुलेटिन में हम जिक्र करते रहे हैं कि ईस्टर्न सिंध में बारिश होगी, तेज आंधी के साथ बारिश होगी। और आंधी बाकी तो पूरे सिंध में इम्कान था, समेत कराची के, हैदराबाद के, नवाबशाह के इन इलाकों में आंधी आ सकती है किसी भी वक्त। तो है तो बेसिकली वही साइक्लोन जो गुजर है उसी के असरात हैं। वो राजस्थान के साथ मुल्क का जो आपका गुजरात है वहां पर इस वक्त मौजूद है, तो उसकी एक्सटेंशन या फैलाव हमारे पूरे लोअर सिंध को लिया हुआ है उसने इस तरह से। तो उसी के नतीजे में डस्ट स्टॉर्म आया। दूसरा फैक्टर इसमें यह था कि मुसलसल गर्मी पड़ रही थी। जाहिर है गर्मी साइक्लोन ही की वजह से पड़ रही थी। अच्छा। क्योंकि उसने सी ब्रीज ट्रैप की हुई थी और हीटिंग और वो उसका साइक्लोन का पैसेज या उसकी एक्सटेंशन दोनों मिलके ये आंधी और गर्दो गुबार का तूफान आया है। और कहीं कहीं हल्की बारिश, कहीं दरमियानी बारिश हुई है। जी, तो ये सरफराज साहब, ये बड़ी खौफनाक आंधी है। ज़ाहिर जो हमारे सामने सूरत हाल है, इसके असरात कब तक रहेंगे शहर में? हेलो जी सरफराज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर चलें, राब्ता दोबारा करते हैं। गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। जो तूफ़ानी सूरत हाल है, इससे बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए हैं। कई इलाकों की बिजली भी चली गई है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि अपने घरों तक महदूद रहें, अपने घरों में रहें, घर के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि ये आप जो सूरत हाल देख रहे हैं ये सूरत हाल गैर मामूली सूरत हाल है। और जिस तरह की आंधी चल रही है, अभी सरफराज साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सरफराज साहब का यही कहना है, सरदार सरफराज जो कि डीजी मैट हैं, कि यही जो तूफ़ान है ताउते, ये उसी के असरात हैं। उतनी शिद्दत नहीं है जितनी शिद्दत भारत में महसूस की गई थी, लेकिन असरात बरकरार हैं और ये उसी साइक्लोन के नतीजे में हुआ है। सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सरफराज साहब, ये असरात कब तक रहेंगे? ये इतनी खौफनाक आंधी अभी जो आ रही है, क्या उसके बाद भी कोई इस तरह की आंधी आ सकती है दोबारा? ठीक है, मरियम हसन हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब से बात करेंगे। पहले मरियम से सूरत हाल जानते हैं कि शहर की इस वक्त सूरत हाल क्या है। मरियम, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जो अभी आंधी की लपेट में आए हैं और बारिश कहाँ कहाँ हो रही है? उसके साथ साथ बहरे अरब में मौजूद सिस्टम के सबब जो है आज शहर में यकदम जो है तालुक हवाएं चली हैं और उसके साथ हल्की और तेज बारिश जो है हुई है। बात की जाए गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नामनाबाद, उसके साथ साथ हसन स्क्वायर, सदर, गुरु मंदिर, इन इलाकों में जो है तेज गर्द आलूद हवाएं चली हैं, आंधी चली है, जिसके सबब मुस्तैद उखड़ गए हैं जड़ों से। साथ साथ मुस्तैद घरों जो है छतें भी जो है वो उड़ चुकी हैं। अगर बात की जाए बारिश की, तो तमाम ही इलाकों में शहर के जो है मखसूस वक्फे के लिए जो है हल्की बारिश हुई और उसके साथ साथ बूंदाबांदी का सिलसिला। जिस तरह मरियम आप बता रही हैं, कई घरों की छतें भी गिर गई हैं, किसी जानी नुकसान की, किसी के जख्मी होने की इतला तो नहीं मिली? जी हाँ, देखिए बिल्कुल फिलहाल किसी किस्म के जानी नुकसान की जो है वो इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता इमलाक को नुकसान जरूर पहुंचा है। तेज गर्दालू हवाओं की झकड़ से आंधी के दौरान जो है तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हवाओं के झकड़ चले हैं और तकरीबन 45
किलोमीटर फी घंटा तेज हवाएं चली हैं, जिसके सबब जो है दरख्त जो है अपनी जगहों से उखड़ गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज सुबह जो है इस बात का इम्कान जाहिर किया था कि जैसे ही ये तूफान आगे बढ़ेगा उसके बाद जो है शहर में शाम के औकात में आंधी और उसके साथ साथ बूंदाबांदी या बारिश का अच्छा मरियम, कौन से इलाके हैं जिनमें ज्यादा हमने देखा कि शिद्दत थी आंधी की और बारिश वहाँ तेज हुई? कौन से इलाके में ज्यादा मुतासर हुए? हाईवे और उसके साथ साथ गुलशन गांव, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और इन इलाकों में जो है ज्यादातर तेज हवाएं आई हैं और वहीं पर ही भी जो है वो उखड़े हैं और उसके साथ तेज बारिश भी जो है वो इन्हीं इलाकों में हुई है, जबकि दीगर शहर के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी ही हुई है। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया मरियम हसन। हमें जो सूरत हाल बता रही हैं वो कुछ यूँ हैं कि जो कुछ इलाके हैं जिनमें ज़्यादा तूफ़ानी कैफियत, जहाँ पर आंधी का ज़ोर भी ज़्यादा था और वहाँ पर अब आंधी का ज़ोर टूटा है तो बारिश शुरू हो गई है, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है, कई घरों की छतें उड़ चुकी हैं, दरख्त जो हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं, कहीं इसका ज़ोर बहुत था और कहीं हल्का ज़ोर था, कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है और कहीं तेज़ बारिश हुई है। तो ये साइक्लोन जिसका जिक्र किया जा रहा था, उस साइक्लोन के असरात हैं जो कि शहर में अभी नज़र आ रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ी, वो भी उसी साइक्लोन के असरात थे, तूफ़ान के ताउते जिसकी बात की जा रही थी, और अभी भी उसी साइक्लोन के असरात जो हैं वो शहर में देखे जा रहे हैं। और बारिश भी हुई है, गर्मी का जोर तो ज़रूर टूटा है, लेकिन ये भी आंधी बहुत खौफनाक है और बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और घरों में महफूज रहें, क्योंकि ये आंधी बहुत, इसमें प्रेशर है, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है और कई इलाकों में बारिश भी इसकी वजह से हुई और बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया, तारें टूट के गिर गई हैं। ऐसी भी इतलात मौसूल हैं कि बिजली की तारें टूट गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फुटेजेस हैं वो बड़ी अजीब हैं, खौफनाक हैं, जहाँ पर हम आंधी का, मट्टी का एक तूफ़ान देख सकते हैं और हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। और जो लोग बाइक्स पर या खुली सवारियों में होते हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरतें और घरों में रहें। बहुत दिनों से कराची का मौसम गर्म था और दर्जा हरारत 45 डिग्री तक गया और उसकी भी वजूहात इसी साइक्लोन के असरात बताए जा रहे हैं कि इसी साइक्लोन की वजह से गर्मी थी। और अब ये जो आंधी का तूफ़ान का एक सूरत हाल पूरे शहर में है और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सूरत हाल देखने में आ रही है। डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बंडी भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जानते हैं। शुएब, सूरत हाल क्या है पूरे शहर की? कौन से इलाके हैं जिनमें ज़्यादा तेज़ आंधी और गर्द का तूफ़ान देखा गया है और बारिश कहाँ तेज़ हुई है? जी सुमैया, कराची हाईवे पर सबसे पहले तेज आंधी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें गुलशन मेमार, एहसानाबाद, गडाब, मलीर के इलाके शामिल है और उसके बाद ये तेज गर्दो गुबार का जो तूफान है, आंधी का जो तूफान है, ये शहर के दीगर इलाकों में फैला है। इस वक्त जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के बाद हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महमूदाबाद के इलाके में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है, आई चंडीगढ़ रोड पे हल्की बारिश हो रही है, टावर में हो रही है, इसके साथ साथ न्यू कराची के इलाके में, नॉर्थ कराची में और शहर के जो बाज़ मुख्तलिफ इलाके नॉर्थ कराची वहाँ पर भी हल्की बारिश का और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जबकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त तेज आंधी अभी भी चल रही है और बाज़ इलाकों में तेज आंधी चलने के बाद जब बारिश हुई है तो आंधी चलने का सिलसिला रुक चुका है। इस वक्त जो है कराची शहर में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अचानक से गर्मी के बायस थंडर सेल्स बने हैं और उसकी वजह से ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम आया है। शुमाल मशरिक से ये हवाएं तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने कहा है कि गर्मी का जोर कम हुआ है और इस वक्त मौसम एकदम तब्दील हुआ है। कराची के शुमाली हिस्से में इस वक्त मुकम्मल तौर पे बादल छाए हुए हैं। कराची बल्कि हब चौकी तक जो कराची से जाने वाला रास्ता है वहां पर भी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। अच्छा, कराची के मुख्तलिफ, क्योंकि कई आपने कहा कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, नालों की सफाई नहीं हुई थी शहर की और पिछली दफा भी बारिशों के बाद जो एक सूरत हाल थी, सैलाबी कैफियत थी पूरे शहर में, अब की बार क्या तैयारी है? कोई हुकूमत की नालों की सफाई हो सकी है?
जी सुमैया, सिर्फ ये अल्फाजी बयानबाजी तक की सफाई होती है, नालों की सफाई कभी भी कराची में नहीं होती। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है, मीडिया को बुला के 2-4 दिन काम करा जाता है और फंड इशू करवा लिए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कराची की शहरी होने के नाते जो नाले हम 7 साल से गंदे देख रहे हैं वो बदस्तूर गंदे ही होते हैं। उनमें जरा सा थोड़ा बहुत 2-4-6 डंपर कचरा निकाल लिया जाता है, उसकी खबर चलवा दी जाती है और कह दिया जाता है कि नाला साफ हो गया है, लेकिन जो नालों में जमा इतनी गंद है सालों की, वो अभी भी नहीं उठाई गई है। अभी तो ये कोई जरा से बारिश है, बूंदाबांदी है, कोई ऐसी सूरत हाल है, पुराना रास्ता कोई चौक हो जाए या जाम हो जाए, लेकिन जो जून जुलाई के महीने में जो बरसात का मानसून का सीजन आता है उसमें हमेशा कराची के नाले बैक मार जाते हैं और लोगों का गंदा पानी, नालों का गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है। चलें, इसकी तो कोई तैयारी नहीं की, नालों की कोई सफाई नहीं हुई, लेकिन इस साइक्लोन की इतलात थी तो जो ये कहा गया था कि बिल बोर्ड्स उतार लिए जाएं, जो हिफाजती इंतजामात हैं वो कर लिए जाएं। जिस हुकूमत ने एक शिकायती सेल भी कायम किया था, एक तो वो सेल किस तरह काम कर रहा है और ये जो हिफाजती इंतजामात थे ये कितने किए गए थे? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल बोर्ड सारा मामला तो क्योंकि अदालत ने इस पर नोटिस दिया हुआ, अदालत के अहकाम के कराची के बेशतर मकामात से जो बेहकम किस्म के जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड थे वो तो ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं। बाज़ इलाकों में डीएमसी और केएमसी की जानिब से भी ये बड़े बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड हटाए गए हैं। आज जिस तरह से ये तेज आंधी आई है, बहुत ज्यादा गर्द गुबार के साथ आई है, तो इस दौरान हमने देखा है कि कराची के इलाके गुलशन मेहमान में, हसनाबाद में, गढ़ाप में, मुख्तलिफ जगहों में बिजली की तारें टूटी हैं, तारें भी टूटी हैं, दरख्त भी उखड़ से और कई घरों की छतें भी जो हैं वो गिर गई हैं। बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी। और शहर कायद में अब ज़ाहिर गर्मी का जोर टूटा है, कई इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिसके बायस मौसम बदल गया है कराची का एकदम ही। हमारे नुमाइंदे हैं अमजद क़ाइम खानी, उनसे जानते हैं कि अब कैसा मौसम है, कुछ ठंडक महसूस हो रही है, गर्मी का जोर टूटा है? जी अमजद। पूरे शहर पर काली घटाएं छाई हुई हैं। नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन गुलशन मेमार सुपर हाईवे के मकाम पर इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर के मकाम पर गुलशन इकबाल में, जहाँ तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम कदरे ठंडा हो चुका है और जो गर्मी की लहर थी उसका जोर अब टूट चुका है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, जो कमज़ोर छतें हैं उनके उड़ने के खदशात पहले से ही महकमा मौसमियात और दीगर इदारों ने जारी कर दिए थे। शहरी जो है अब अपने घरों की राह ले रहे हैं और जो हिफाजत इक़दाम के हवाले से जो बंदोबस्त किए गए थे हुकूमत की जानिब से उन पर भी अमल दरामद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो बल्दियाती इदारे हैं वो नालों की सफाई आप हवाले से आगाह कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में रिंग रोड मंसूबे की। तो रिंग रोड मंसूबा है क्या और ये मंसूबा किसके दौर में शुरू किया गया? आज इस पर तहकीकात और करप्शन की जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ज़रा पहले डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, फिर डिस्कशन आगाज़ करेंगे। तो रिंग रोड मंसूबा, ये मंसूबा 2016 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ। इस्लामाबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इस रिंग रोड मंसूबे की इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई। रिंग रोड को जीटी रोड से पंजाब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा को जाने वाली ट्रैफिक और बिलखुसूस हैवी ट्रैफिक ने इस्तेमाल करना था। सन 2016 में इस मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने पर काम किया गया। इस मंसूबे में नेस्पाक को भी शामिल किया गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन तमाम उमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से नेस्पाक की इब्तदाई रिपोर्ट को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंजूर किया। एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मुज़ाकरात सन 2018 में हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में इस मंसूबे पर अमली तौर पर आगाज़ नहीं हो सका और 2018 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल दरामद करने का फैसला किया। गुज़िश्ता बरस इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पेपर वर्क पर दोबारा काम शुरू किया गया। बेकायदगियों की खबरें सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बाज़ाब्तगियों को मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद और जवाद रफीक ने रावलपिंडी डिवीजन के सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तश्कील दिया। कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करने पर रिपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश की। ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तियों के जिम्मेदार इस वक्त के रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश हैं। दोनों अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर 2 से 3 अरब रुपए इस मनसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी की मद में खर्च किए। रिपोर्ट ये कहती है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद के एक भाई का निजी हाउसिंग सोसाइटी मक्का सिटी के साथ ताल्लुक का भी इंकशाफ हुआ। साबिक कमिश्नर ने अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वसीम अली ताबिश ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़िला अटक में 2 अरब से ज़ायद की रकम खर्च की। रकम की अदायगी अटक लूप के रेंट स्टैंडिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई और रिपोर्ट में साबिक वज़ीर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह का भी जिक्र किया गया है। इसी बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार इमरान याकूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब नून लीग अपना इल्ज़ामात का एक पटारा लेके बैठ गई कि सारा मामला है करप्शन का, वह हुकूमत का। हुकूमत के लोग हैं जो इस करप्शन में मुलव्वस हैं। अब एक जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो तो मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं। गुलाम सरवर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे कहा भी कि अगर आपका तो नाम ही नहीं था, जब आपका नाम ही नहीं था तो आपने मीडिया का जवाब आके मीडिया पे क्यों दिया? आपको सोशल मीडिया पे देना चाहिए था। ये हुकूमत ने एक नया पिंडोरा बॉक्स अपने लिए ही खोल दिया है या फिर मामला कुछ और लगता है आपको? जी इमरान साहब। जी सुमैया, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन सका, सिर्फ इतना हिस्सा पूछा सुन सका कि जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिजाइन कर दिया और गुलाम सरवर साहब की जो आपने बात की है, इसके अलावा भी कोई बात है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये नया जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, आपको क्या लगता है इसका भी हशर कोई वही होगा जो शुगर स्कैंडल का हुआ, एक नई तहकीकात का आगाज हो गया, फिर होता रहेगा जो होना है, या फिर वाकई तन लोग जो हैं उनको सजाएं दी जाएंगी ना सिर्फ नाम आने के बाद? सुबह 2-3 चीजें बड़ी अहम है सारे आपके सवाल में। सबसे पहले तो ये देखें कि आपने खुद जो बात की कि क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा या फिर ये भी चीनी स्कैंडल की तरह, गंदम स्कैंडल की तरह और दूसरे चीज़ों की तरह, दवाइयों के स्कैंडल की तरह ये भी गायब हो जाएगा। इमरान खान साहब की चले एक बड़ी अच्छी बात है, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहा हूँ। तो पहली हुकूमतें शायद इस तरह से अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज नहीं करवाती थी। ये अच्छी बात है कि इन्होंने इंक्वायरीज करवाना और फिर उनको पब्लिक करवाना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सिर्फ इंक्वायरी करवा लेने से या उसको पब्लिक कर लेने से मामला हल नहीं होता। या तो सिर्फ आप अपने इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं कि देखिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा नीट एंड क्लीन हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता, तो हम तो फिर मानेंगे कि आप किसी को नहीं छोड़ते कि आप वाकई किसी को सजा भी तो लें, आप किसी को लूटी हुई दौलत तो वापस लें। आपने आमिर कियानी साहब को अदवियात स्कैंडल में हटाया वजारत से और उनको अपनी जमात का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। इसी तरह से दूसरे लोग जो हैं, गुलाम सरवर साहब की बात है, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत ने TORs इस तरह के बनाए हैं कि मुझे मेरे गिर्द जिनका जिस तरह से मेरा तंग किया गया। गुलाम सरवर साहब ने 4 दफा काबीना में बात की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा भी कि जनाब आप सोशल मीडिया पे जवाब देते, आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा था कि शायद उनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है, इसलिए वो खुलकर बोल रहे। अब जुल्फी बुखारी साहब का अपना ताल्लुक अटक से है, तो आज फवाद चौधरी साहब का अगर आप देखें, बयान सुने, उनकी बातें सुने, तो उन्होंने कहा ये बनना तो पिंडी का था। उन्होंने कहा, अगरचे उन्होंने कहा कि जी ये जुल्फी बुखारी साहब को डायरेक्ट इससे फायदा कोई नहीं हुआ, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा हुआ। तो जनाब हाउसिंग सोसाइटियों से फायदा तो हो गया, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों से आगे किसको फायदा होगा? हाउसिंग सोसाइटीज वाले भी तो किसी फायदे की बिना भी किसी ने उनको शामिल किया होगा ना। उन्होंने कहा जी इसको इतने किलोमीटर आप अटक की तरफ ले गए। मैं कहता हूँ चले ठीक है, ये सारी बातें आपकी सही है, सही, लेकिन खुदा का वास्ता एक दफा एक मेहरबानी कर दें इस कौम पे कि आपने इस इंक्वायरी के बाद जो जिम्मेदार हों
उनको एक दफा सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। आप गालिबन यही कह रहे हैं कि आप जिनके नाम आए सिर्फ बात ना ओहदे से फारिग ना करें बल्कि सज़ा भी दें। मुर्तज़ा अभी जिस तरह बात कर रहे हैं इमरान याकूब साहब के जुल्फी बुखारी का नाम तो नहीं है, गुलाम सरवर खान का नाम तो नहीं है रिपोर्ट में, फिर भी मुस्ताफ़ी हो गए। उसकी वजह ये थी कि ये रिंग रोड जो मनसूबा है, पूरा जो सड़क जा रही है, वहाँ पर जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं। ये रावलपिंडी हुक्काम कह रहे हैं। चले ठीक है, उन्होंने इखलाकन इस्तीफ़ा दिया, अच्छी बात है, बैर तो लोग इस्तीफ़ा नहीं देते थे। लेकिन अभी तक मेरे जहन में यही सवाल है, क्या इसका हशर भी वही होगा जो शुगर स्कैंडल का हुआ, जो गंदम स्कैंडल का हुआ, जो पेट्रोल स्कैंडल का हुआ? इस पर भी तो रिपोर्ट्स बनी, इस पर भी तो तहकीकात हुई, इस पर भी तो कमीशन बने। यहाँ तक भी कहानी सिर्फ कमीशन की हद तक रहेगी, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह होने क्या जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका इस हवाले से कि होने क्या जा रहा है। जितने स्कैंडल्स का आपने ज़िक्र किया, उन स्कैंडल्स में आप जानती हैं कि कोई ऐसी हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई जिससे हम ये कह सकें कि अवाम को कोई फ़ायदा मिला हो। ये जो स्कैंडल है, देखिए जो बाकी तमाम स्कैंडल्स हैं उसमें चंद लोग मुलव्वस होते हैं और उनको अगर हाथ डाला जाए तो डाला जा सकता है। मसलन शुगर स्कैंडल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत हद लगाएं आप, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन जो हैं वो 20 से 25 होंगे जिनको आप पकड़ सकते थे। बिल्कुल। आटा स्कैंडल में आप पकड़ सकते थे 10 से 12 लोगों को। दीगर जो स्कैंडल सामने आए हैं उनमें भी इस तरह थोड़े थोड़े लोगों को पकड़ा जा सकता था। ये जो स्कैंडल है ये इतना बड़ा और इतना वसी स्कैंडल है और इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो मिल के आपस में उन्होंने सारा काम किया है। और इस स्कैंडल का हाल मैं आपको कह सकता हूँ वसूख के साथ कि इसका उनसे बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि ये आगे नहीं चलेगी इंक्वायरियाँ। इसमें वहाँ के देखें, किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए आपको सर्कल रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। सर्कल रजिस्ट्रार कौन होता है? एक मजिस्ट्रेट होता है या आप कहें कि 18 ग्रेड का ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। उसको कौन गवर्न करता है? उस शहर का डिप्टी कमिश्नर गवर्न करता है। अगर उससे आगे चले जाएं तो उसको चीफ कमिश्नर जो है वो गवर्न करता है। पूरा माल पटवार उनके नीचे होता है। और ये कैसे मुमकिन है कि जब पूरे शहरों की ब्यूरोक्रेसियाँ जो हैं वो उसमें शामिल हों और फिर आप ये कहें कि हम इस स्कैंडल में से कुछ निकाल लेंगे? यकीन माने इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। और ये एक आई वाश होगा, मुख्तलिफ मौज़ूआत से आपकी नज़र हटा दी जाएगी और आपके जो ओवरलैपिंग है इश्यूज़ की, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो ओरिजिनल सूरत हाल है इस वक्त, जिन मौज़ूआत के नाम आए हैं, आज मैंने ख़ुद वहाँ पे तकरीबन 4 घंटे उस जगह पे गुजारे हैं। मौज़ा मूरत में, जंगल में, रावान में, घुंदा, दौलतपुर, मेलों, बांगो, कतबाल, ये तकरीबन कोई 17 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ मैंने आज विज़िट की हैं। और वहाँ पे ये नहीं कि मैं उनके हाउसिंग सोसाइटीज़ के वालों के पास गया हूँ, मैं आम जनरल पब्लिक के पास गया हूँ। उनसे मैंने पूछा है कि आपके साथ क्या हुआ, तो वहाँ से उन लोगों ने हमें बताया कि कौन लोग थे। वो कह रहे हम कैमरे पे नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये लोग थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि फ़लाँ लोग थे, वो यहाँ पे आए थे, वो उन्होंने आके हमसे ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाई हैं। वो सोसाइटीज़ के लोगों के नाम नहीं ले रहे। वो जाहिर है उन्होंने वहाँ रहना है, 400-400 कनाल, 500-500 कनाल, बड़ा अलमिया है वैसे मुर्तज़ा, बड़ा अलमिया है। मैं यही बात हम लोग देखते आए हैं कि हमारे पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर लोगों की ज़मीनें हथियाई जाती हैं, उनके साथ धोखे किए जाते हैं, अरबों का नुकसान पहुँचाया जाता है। और ये कोई नई कहानी नहीं है, ये तो कहानियाँ देखी जाती हैं। लोगों के पैसे हड़प करके, उनकी ज़मीनें हड़प करके ये मुल्क छोड़ के वो लोग चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर मैं ज़रा एक छोटा सा मौक़िफ़ उनका भी ले लूँ, इमरान याकूब साहब का, कि इमरान याकूब साहब गुलाम सरवर खान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने गुस्से में नज़र आए कि उनको मीडिया पे भी बहुत गुस्सा था, उनको मुस्लिम लीग नून पर भी बहुत गुस्सा था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर कुछ साबित हो गया तो सियासत ही मैं छोड़ दूँगा। तो बात यह है कि साबित तो यहाँ पर होता ही नहीं है किसी पर, बड़े लोगों पर तो कुछ साबित ही नहीं हो पाता। यहाँ पर तो छोटा शख्स पकड़ा नहीं जाता जो लोगों की ज़मीनें हड़प कर जाता है, लोगों के पैसे खा जाता है, तो बड़े लोगों को कौन पकड़ेगा? क्या इमरान खान साहब ऐसा कुछ कर पाएंगे कि बड़े लोगों को पकड़ें और उनको सज़ा भी दें?
सुमैया आपने बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो रिवाज ही नहीं है बड़े लोगों को पकड़ने का और फिर उनको सजा देने का। लेकिन ये जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, आप एक चीज़ को समझ लें, कोई मजिस्ट्रेट, कोई एसी, कोई डीसी या कोई कमिश्नर आज खुद इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो एक रिंग रोड को 20, 22 या 27 किलोमीटर बढ़ा दे। अपनी मर्जी से मंसूबे इतने लंबे नहीं किए जा सकते, इतने बढ़ाए नहीं जा सकते। ये जरूर है कि जितने सियासी लोग हैं जो करप्शन करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी की मदद से ही करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने ही मंसूबे बनाना होते हैं, उन्होंने ही उसको मंजूर करवाना होता है और उन्होंने ही अपने उस पर साइन करना होते हैं। सियासतदानों के तो उस पर दस्तखत कहीं नहीं होना होते। लिहाजा ये मिल के ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान मिल के करप्शन करते हैं। ये अगर वहाँ पे ये जो मैं रिंग रोड पिंडी की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें 20 किलोमीटर से ज़्यादा इजाफा किया गया और उसको अटक की तरफ बढ़ाया गया इसलिए कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही थी, तो ये आप देखें कि ये पूरा एक माफिया है, पूरा एक रैकेट है, जिन्होंने पहले ना सिर्फ ये सारा प्लान किया बल्कि फिर वहाँ पे जहाँ से रिंग रोड निकलना था वहाँ पौने पौने सस्ते दामों ज़मीनें खरीद लेंगी। जब वो खरीद ली और उन्हें पता था कि रिंग रोड यहाँ से गुजरेगी, और ये सिर्फ यही नहीं है, फिर हर सोसाइटी ने एक कोशिश की और उसको मुमकिन बनाया कि उनकी सोसाइटी पे यानी कि हर किसी ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, जिसको मौका मिला उसने चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान याकूब साहब, गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का टाइम कम है, वरना मैं इस पर और गुफ्तगू करती, लेकिन आने वाले प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और बार बार सवाल उठाएंगे कि शायद अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान किसी एक स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँ और करार वाक़ई सज़ा दें, ताकि हमें ये अच्छा महसूस हो कि यहाँ पर बड़े लोगों को भी सज़ाएँ मिलती हैं, सिर्फ छोटे लोगों का नाम नहीं आता और सिर्फ उनको सज़ा नहीं मिलती है। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम की, जिस पर मुस्तकिल आवाज़ बोल न्यूज़ उठा रहा है। अब तक 220 अफराद जो हैं वो अब शहीद हो चुके हैं बमबारी में, इसमें कई बच्चे, ख़वातीन और मर्द हजरात शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि UNO में शिरकत करेंगे जनरल असम्बली के अजलास में, और उनका कहना है कि इंडोनेशिया की जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी नुमाइंदगी होगी। उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वो भी हमारे साथ होंगी। चंद ममालिक, मुस्लिम ममालिक मिलकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या इसका वाहिद हल सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन ही है? इसी बात करने के लिए सीनियर तज़कियाकार हसन अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, जो ये मामला है ये कई दिहाई पुराना मामला है फ़लस्तीन का, लेकिन एक बार फिर वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है, लोगों का खून बहाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अक़वाम आलम, मुस्लिम उम्मा यहाँ का मसला हल करने में संजीदा है? मेरा ख्याल है कि वो ना इतने संजीदा हैं, ना वो इस पोजीशन में हैं कि इस मसले का हल जो है वो कर सकें। सिर्फ ये है कि वो बयान जारी कर सकते हैं, तकारीर कर सकते हैं, लेकिन जो पावर डायनेमिक्स है उस पे चूंकि इनका कोई मुकाम नहीं है, इसकी वजह से हमें नहीं उम्मीद कि ये जो मीटिंगें कर रहे हैं इससे कोई नताइज जो हैं वो बरामद हो सकेंगे। इस सारे मामले में जो है वो इजराइल ने खुद करना है या अमेरिका ने करना है, और हमारा ख्याल ये है कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने के बाद अब अमेरिका जो है वो इस मामले को सीज फायर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और जब वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं अमेरिका और इजराइल वाले कि काफी हो गई है, तो वो फिर सीज फायर का ऐलान करते हैं। तो पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया हो, ये स्पीड ब्रेकर का तो काम कर सकते हैं कि जलसे कर लिए, तकारीर कर ली, बयान कर दिए, कोई रेजोल्यूशन भी पास, लेकिन ना ये इस मामले को रुकवा सकते हैं, ना मामले ये तय करवा सकते हैं। सर, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये हकीकत है, यानी कि जो भी कुछ होगा ये वक्ती होगा, और वो ममालिक जो कि कबूल कर चुके हैं, इजराइल की हैसियत को तस्लीम कर चुके हैं, उनका क्या किरदार है? क्या वो कहीं से भी कोई जुर्रत कर सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं, कुछ कह ही दें, कुछ अमलन ना भी करें? तो देखिए, जब हाल ही में जब UAE और बहरीन और सूडान ने तस्लीम किया था इजराइल को, तो उस वक्त ये उम्मीद दिलवाने की कोशिश की थी कि ये ताल्लुकात इस्तवार करके मामलात को
बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब से ये मौजूदा वाकया शुरू हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि वो ममालिक जो इतना जोरों शोर से ताल्लुक बढ़ा रहे थे, वो जो है कहीं नजर ही नहीं आती, तरफ से नहीं आता। और हमें उस वक्त भी पता था और आज भी पता है कि ये 3 ममालिक जिन्होंने हाल ही में रिकग्नाइज किया है इसराइल को, इनकी तो हैसियत ही नहीं है कि वो इस मामले में कुछ करवा सकें। तो फिर हल क्या है हसन अस्करी साहब? हम सिर्फ बातें, मजम्मती करारदादें, यूएनओ के 1, 2, 3 इजलास, OIC का एक इजलास, एक करारदाद कि भाई ये जो है वो बॉर्डर है, ये एक रेड लाइन है, इसको क्रॉस कर लिया, बस इस तरह की बातें करते रहेंगे और वहां पर मासूम बच्चों को मरते देखते रहेंगे? देखिए, अगर इस इशू को मुस्लिम ममालिक ने और अरब ममालिक ने एड्रेस करना है तो इसके लिए जो है ना 2-3 चीजों को इन्हें एक्वायर करना पड़ेगा। एक तो ये है कि इन मुल्कों में जो मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क हैं, उनमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन और सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, जबकि इजराइल और अमेरिका और मगरिब बड़े वाजे हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या हासिल करना है, फलस्तीनियों को कितना नुकसान पहुंचाना है तौर पे है। दूसरा ये है कि इजराइल को जो एडवांटेज है, आप नक्शे पे देखिए, एक छोटा सा मुल्क है और उसके इर्द गिर्द सब मुसलमान ममालिक हैं। इजराइल के पास है नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और अमेरिका के साथ मिलकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और यही चीजें जो है वो मुसलमान ममालिक के पास नहीं है। और आखिरी इसकी वजह ये है कि जो मुसलमान ममालिक दबाव सिर्फ एक तरीके से डाल सकते हैं, वो ये है कि अमेरिका के वो इक्तिसादी मुफादात जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनको अगर वो चैलेंज करें तब से उससे अमेरिका का रवैया बदल सकता है। लेकिन उसमें अमीर मुल्क जो है, यानी जिनके पास तेल है या गैस है, वो अमेरिका पर इक्तिसादी दबाव नहीं डालना चाहते, क्योंकि उससे उनका अपना नुकसान होता है। यानी कि अपना नुकसान, अपना फायदा ये ममालिक ज़ाहिर देख रहे हैं, इसीलिए कोई भी उस तरह से आगे बढ़ के मदद करना ही नहीं चाहता। हसन अस्करी साहब, ये इतने सादा 57 इस्लामी ममालिक जिनके होठों पे ताले पड़े हुए हैं और उसकी वजह अपने ज़ाती मफादात हैं, इसलिए कोई भी फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलता, इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल कोई आपका घर भी हो सकता है, इसलिए सोचना होगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होना। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।